नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की जांच के लिए सीबीआई पहुंच गई है। सीबीआई ने घटनास्थल का दौरा किया और तमाम अहम जानकारियां हासिल की। सीबीआई दुर्घटना की परिस्थितियों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जांच कर रही है। सीबीआई ने ओडिशा के बालासोर रेल हादसे मामले में एक एफआईआर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की है। सीबीआई जांच कर बताएगी कि आखिर दुर्घटना की असली वजह क्या थी। रेलवे बोर्ड ने रविवार को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। कमिश्नर रेल सुरक्षा और सीबीआई अलग अलग स्थानों पर अपना काम कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। रेलवे ने ओडिशा ट्रेन हादसे में ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी की संभावना से इनकार करते हुए संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ के संकेत दिए। रेलवे ने लोको पायलट की कथित मौत के सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को भ्रामक बताया है और लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। हादसे के बाद से ही लगातार घटनास्थल पर सक्रिय रही एनडीआरएफ ने कहा है कि उसने ओडीआरएफ के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया और अब रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह चालू हो गया। हादसे के बाद ही फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम जारी है। हादसे में बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के लोग शामिल हैं। सभी लोगों की हर तरह की सहायता की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को कटक के मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां पर इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले 103 लोगों के शवों की पहचान हो गई है, जबकि 97 लोगों का इलाज चल रहा है। भारत के दौरे पर आए जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान औद्योगिक सहयोग पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। जर्मनी के रक्षा मंत्री कल मुंबई की यात्रा करेंगे, जहां वो पश्चिमी नौसेना कमान और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के मुख्यालयों का दौरा भी करेंगे। G20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यदल IFAWG की तीसरी बैठक आज गोवा में शुरू हुई। इस बैठक का संचालन फ्रांस और कोरिया गणराज्य के साथ वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, जो कि IFAWG के सह अध्यक्ष हैं। गोवा में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कवर करने वाले कई अलग अलग विषयों में सत्र की बैठकें हो रही हैं। गोवा में आयोजित 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन 3 प्राथमिकता वाले विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें वैश्विक वित्तीय सेफ्टी नेट GFSN को मजबूत करना, वैश्विक ऋण कमजोरियों को दूर करना, 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों MDB को मजबूत करना और IMF के सामान्य विशेष आहरण अधिकार आवंटन करना शामिल है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रेस वार्ता के जरिए अपना लेखा जोखा पेश किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मंत्रालय की उपलब्धियों को पेश करते हुए उन्होंने बताया कि मंत्रालय सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से लाभान्वित वर्गों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, ट्रांसजेंडर के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मंत्रालय दिव्यांग जनों के कौशल प्रशिक्षण और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयासरत है। दिव्यांग जनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटे को बढ़ाया गया है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों ने मोदी सरकार की स्वीकार्यता को बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकासशील भारत साझा समृद्धि के लिए ग्रामीण विकास की पुनर्कल्पना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को
प्राप्त करने में महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के योगदान के महत्व पर जोर दिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों की आय में 19% और बचत में 28% की वृद्धि देखी गई है। उन्होंने 2024 तक 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के तहत लाने के लक्ष्य को सामने रखा। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बांग्लादेश के दौरे पर चट्टोग्राम में बांग्लादेश सैन्य अकादमी में 84वें लॉन्ग कोर्स के ऑफिसर कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। परेड के दौरान थल सेना प्रमुख ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट को बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप ट्रॉफी प्रदान की। कश्मीर में 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने कहा कि घाटी की स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष घुसपैठ की घटना नहीं हुई है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाली चौथी व्यक्ति हैं। इसके साथ ही वो ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय भी हैं। सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये पुरस्कार 1.4 बिलियन भारतीयों और 6.5 लाख सूरीनामियों द्वारा एक दूसरे के लिए साझा किए गए प्यार और स्नेह को दर्शाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत की तरह सूरीनाम भी एक विविध देश है, जहां विभिन्न जातियों, भाषाओं और धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। उन्होंने कहा कि गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भारत सूरीनाम के बहुआयामी और आधुनिक साझेदारी की नींव रखते हैं। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद राष्ट्रपति ने अपने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भारत की ओर से सूरीनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दवाएं सौंपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा के बारे में हुई प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय में सचिव सौरभ कुमार ने बताया कि मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू और सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि दोनों राष्ट्रपतियों ने संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में किसानों ने सूरजमुखी के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता नायक भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य महोत्सव में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने भवानी दत्त जोशी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू हवाई अड्डे पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रसाद सह स्मारिका काउंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, जो यात्री माता के भवन नहीं पहुंच पा रहे हैं और प्रसाद चाहते हैं, उनके लिए श्राइन बोर्ड ने एयरपोर्ट पर प्रसाद काउंटर खोला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सिपाही जिला पुलिस, सिपाही पीएसी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कड़ी मेहनत से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और जिस उद्देश्य से हमारी पुलिस बनी है उसे सार्थक करेंगे। विपक्षी एकता को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने बेंगलुरु में कहा कि हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम सबसे पहले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपने संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा, हमने लोकसभा के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि राज्य में किराए के घर में रहने वालों सहित सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। असम उच्च माध्यमिक परिषद ने आज 12वीं क्लास के परिणाम घोषित कर दिए। इस वर्ष आर्ट्स में 70.12%, कॉमर्स में 79.57% और साइंस में 84.96% छात्र पास हुए। परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद नौगांव में छात्र खुशी मनाते दिखे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक पैन इंडिया डार्क नेट ड्रग तस्करी कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। ये मामला ड्रग कार्टेल के पैन इंडिया नेटवर्क से संबंधित है, जहां आरोपी डार्क नेट के जरिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इनकी समस्या जल्द हल करने का निर्देश दिया। अमरनाथ यात्रा अगले महीने से शुरू होने वाली है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और श्रद्धालुओं के लिए उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि इस बार बर्फबारी ज्यादा हुई है। सीमा सड़क संगठन ट्रैक का काम कर रहा है और काम जल्द पूरा हो जाएगा। ओएनजीसी ने यात्री भवन चंद्रकोट के निर्माण के लिए 51 करोड़ रुपए दिए हैं। गोहत्या पर कर्नाटक के मंत्री के वेंकटेश के बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। मंत्री के बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश के इस बयान का विरोध कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर भैंसों बैलों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं। मंत्री के बयान के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के धार जिले के विरार इलाके में रीडेवलप की जा रही बिल्डिंग का मलबा गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 मजदूर घायल हो गए। मजदूरों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने पंजाब में 9 और हरियाणा में 1 स्थान पर छापेमारी की है। एजेंसी द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए खालिस्तान गैंगस्टर लिंक मामले में छापेमारी की गई है। यूपी के प्रयागराज में नाव पलटने से 5 युवक डूब गए। बोटिंग करते वक्त तेज आंधी आने से नाव पलट गई, जिससे 5 युवक गहरे पानी में डूब गए। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। आंध्र प्रदेश में हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा गुंटूर जिले के वट्टी चेरुकुरु गांव में तेज रफ्तार में ट्रैक्टर के पलटने से हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 8 अन्य घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कर्नाटक विधान परिषद के उपचुनाव 30 जून को होंगे। विधायक साउदी लक्ष्मण और बाबूराव चिंचानसुर का कार्यकाल 14 जून और 17 जून को समाप्त हो रहा है, जबकि आर शंकर का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के साइबर सुरक्षा प्रणालियों द्वारा दोपहर 2:50 पर एक मालवेयर अटैक का पता चला, जिसे सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया और खतरे को निष्प्रभावी कर दिया गया। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कैंपस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक हॉस्टल भवन का उद्घाटन किया। इस हॉस्टल का उपयोग संस्थान में अध्ययन, शिक्षण और प्रशिक्षण लेने जैसे मामलों के लिए किया जाएगा। बिहार के भागलपुर में अगुवानी सुल्तानगंज पुल के ढहने के मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। बिहार के भागलपुर में रविवार को खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल भरभरा कर गिर गया। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। गुरुवार को की जाएगी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। खुदरा मुद्रास्फीति के 4.7% पर आने की पृष्ठभूमि में हो रही है मौद्रिक नीति समिति की यह बैठक। 18 महीने बाद मुद्रास्फीति आई है 5% से नीचे। विशेषज्ञों के मुताबिक रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति मुख्य ब्याज दरों में यथास्थिति बनाए रख सकती है, ताकि मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान जारी रहे। बीएसई का सेंसेक्स 5 अंक की मामूली बढ़त के साथ 62,792 पर बंद हुआ। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू होने के साथ ही घरेलू शेयर बाजारों ने एहतियाती रुख अपनाया। उतार चढ़ाव के बीच एनएसई का निफ्टी भी सपाट रहा। 5 अंक उठकर 18,599 पर निफ्टी बंद हुआ। उत्तराखंड में जड़ी बूटी के क्षेत्र में उत्पादन और रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बैठक में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच 2 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट को गोपनीयता का उल्लंघन करने के आरोप में देना होगा $2 करोड़ का जुर्माना। एक्सबॉक्स गेमिंग सिस्टम में साइन अप करने वाले बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने पर यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने जुर्माना लगाया। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था के 2030 तक 6 गुना वृद्धि के साथ $1 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने की संभावना। गूगल, टेमासेक और बैन एंड कंपनी ने संयुक्त रूप से जारी की इससे जुड़ी रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था में ई कॉमर्स क्षेत्र का होगा सबसे बड़ा योगदान। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2022 में भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 155 से 175 अरब डॉलर के बीच थी। 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ब्रांडेड आभूषण के खुदरा कारोबार में
उतर रहा है आदित्य बिड़ला समूह। अपने आभूषण ब्रांड के साथ देश भर में बड़े फॉर्मेट में आभूषण की खुदरा दुकानें खोलेगा समूह। आरबीआई से एनबीएफसी ए लाइसेंस मिलने के बाद फोन पे ग्रुप ने की अकाउंट एग्रीगेटर सुविधाओं की घोषणा। अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक फोन पे टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ये सुविधा शुरू कर रहा है फोन पे ग्रुप। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ाने और कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए सरकार से आंतरिक दहन इंजन वाले दोपहिया वाहनों पर अतिरिक्त हरित कर लगाने की मांग की। गूगल वेब पर अपनी कम्युनिकेशन सर्विस गूगल चैट में एक स्मार्ट कंपोज फीचर शुरू कर रहा है गूगल। पाकिस्तान सरकार का कर्ज सालाना आधार पर 34.1% वृद्धि के साथ अप्रैल अंत में 58.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की हाल ही में जारी रिपोर्ट से मिली है ये जानकारी। नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क के अपने चर्चित रूजवेल्ट होटल को 3 साल के लिए पट्टे पर न्यूयॉर्क प्रशासन को दिया। इस सौदे के तहत पाकिस्तान को मिलेंगे $22 करोड़। अरब सागर में चक्रवाती तूफान बन रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक दबाव क्षेत्र बन रहा है जो उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है और इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरब सागर में चक्रवाती तूफान बनने से भारत में मानसून के प्रवेश पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अरब सागर में अगले 24 घंटों में चक्रवात बन सकता है। चक्रवात तटों से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। इसके बावजूद एहतियात बरतते हुए समुद्र में मछुआरों को जाने से मना किया गया है। यह आदेश अगले 10 दिनों तक रह सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को विंडहोक में उप प्रधानमंत्री और नामीबिया के विदेश मंत्री के साथ भारत और नामीबिया के बीच सहयोग के पहले संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे समकालीन सहयोग को लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक सद्भावना और हमारी बढ़ती विकास साझेदारी पर आधारित होना चाहिए। दोनों ने ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, परिवहन और कनेक्टिविटी, डिजिटल, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति के साथ साथ वन्यजीव सहयोग और इको टूरिज्म में संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीय सहायता से बनाए गए नामीबिया विश्वविद्यालय में आईटी केंद्र का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री ने नामीबिया में सक्रिय गुजरात के भारतीय हीरा व्यवसायियों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नामीबियाई सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना करती है। विदेश मंत्री ने नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी जिंगोब से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत बधाई दी। विदेश मंत्री ने उन्हें संयुक्त आयोग की बैठक के बारे में जानकारी दी और साझेदारी को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पाकिस्तान में 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के पश्चात देश में भड़की हिंसा के बाद कई नेताओं ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पीटीआई से किनारा कर लिया और अब नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। इस संगठन में शामिल होने वालों में फवाद चौधरी जैसे नेता भी शामिल हैं। फवाद को इमरान के सबसे करीबी लोगों में गिना जाता था। पीटीआई छोड़ने वाले नेताओं ने डेमोक्रेट्स नाम से एक नया संगठन बना लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन में रूस के हमले से निपटने के लिए अमेरिका और डेनमार्क मिलकर काम कर रहे हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की अमेरिका यात्रा को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि व्हाइट हाउस पहली महिला नेटो महासचिव के रूप में उनका समर्थन कर सकता है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एडमिरल जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को प्रदान की जाने वाली हवाई सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। किर्बी ने कहा कि हवाई रक्षा प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर है, जिसे अमेरिका जारी रखेगा। व्हाइट हाउस ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि समुद्र और हवा में अमेरिकी बलों के साथ निकट टकराव के लिए जिम्मेदार चीनी सेना की आक्रामकता जल्द ही खत्म हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि किसी को चोट लगने में देर नहीं लगेगी। कनाडा के जंगल में लगी भीषण आग पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गंभीर चिंता जताई। ट्रूडो ने कहा कि हम गर्मी के मौसम के साथ ही भीषण आग का भी सामना करने जा रहे हैं। अमेरिका के वर्जीनिया में एक विमान दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने खुलासा किया है। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का पायलट हादसे से पहले अपनी सीट से फिसला था।
द ओवल में कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। फाइनल से एक दिन पहले भारतीय टीम ने जमकर अभ्यास किया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि जो टीम प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल करेगी उसका वर्चस्व ओवल में नजर आ सकता है। सुनील कुमार ने इतिहास रचते हुए पुरुषों की डेकलथॉन में स्वर्ण पदक जीत लिया है। सुनील ने 7003 अंक के साथ ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप लंबी कूद स्पर्धा में भारत की सुष्मिता रजत पदक अपने नाम करने में सफल रहीं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के पहले ही दिन एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। सिंगापुर ओपन के पुरुष एकल मुकाबले में भारत के स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। सिंगापुर ओपन में एचएस प्रणॉय का सफर पहले ही दौर में समाप्त हो गया। प्रणॉय को पहले दौर के मैच में जापान के कोडाई नाराओका ने 21-15, 21-19 से शिकस्त दी। वहीं लक्ष्य सेन भी अपना मुकाबला हार बैठे। लक्ष्य को पहले ही दौर में चाउ टीन चेन के हाथों 18-21, 21-17, 21-13 से मात दी। पीवी सिंधु के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी नहीं रही है और सिंधु को पहले ही दौर में हार का मुंह देखना पड़ा। सिंधु को जापान की अकाने यामागुची ने 18-21, 21-19, 21-17 से शिकस्त दी। उधर साइना नेहवाल भी प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। साइना को रत्वानोक इंचानोन ने 21-13, 21-15 से हार का स्वाद चखाया। फ्रेंच ओपन के महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यन सबालेंका ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। चेक गणराज्य की कैरोलिना मकोवा को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव कल क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने कोर्ट पर उतरेंगे। महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत विजेता इगा श्वांतेक का सामना क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के कोको गॉफ के साथ होगा। ब्राजील के लिए 55 साल में किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली ब्रिटिश इहाद बुधवार को महिला एकल का अंतिम 8 का मैच खेलेंगी। अपनी सुपरहिट फिल्म मासूम का सीक्वल बना सकते हैं जाने माने निर्देशक शेखर कपूर। शेखर ने 1983 में शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह को लेकर बनाई थी फिल्म मासूम। डांस प्लस के नए सीजन की तैयारी कर रहे हैं फिल्म मेकर और डांस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा। अभिनेत्री काजोल और नीना गुप्ता की फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। इस फिल्म को अमित रविंद्रनाथ शर्मा, आर बाल्की, कोंकणा सेन शर्मा और सुजय घोष ने मिलकर निर्देशित किया है। अभिनेता प्रतीक बब्बर ने अपनी दिवंगत मां स्मिता पाटिल को श्रद्धांजलि देते हुए अपने नाम के आगे जोड़ा पाटिल। आगामी मराठी फिल्म बाल शिवाजी में छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाने को तैयार हैं अभिनेता आकाश ठोसर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।